बाजे बाजे के साथ चुनावी एक्सप्रेस अब मुंबई पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सातारा, पुणे का रास्ता तय करते हुए हम मुंबई पहुंच गए, लेकिन अब इसके आगे यही चुनावी एक्सप्रेस मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आखिरकार वाराणसी में जाकर रुकेगी। ये चुनावी एक्सप्रेस के तरीके से हम ये कोशिश करते हैं कि अलग अलग राज्यों के रंग हम आपके सामने लेकर आए, चुनाव के रंग हम आपके सामने लेकर आए। आज इस चुनाव एक्सप्रेस में बड़े बड़े नेता बैठे हैं, उन्होंने हमसे बात की है। सारे रंग लेकर इस खास पेशकश में आपके पास आ रहे हैं। मुकेश अंबानी का एक वीडियो मिलिंद देवरा ने रिलीज किया है। हालांकि मिलिंद देवरा का यह कहना है, जो दक्षिण मुंबई से कांग्रेस के सांसद है, कांग्रेस के उम्मीदवार है, उन्होंने यह कहा है कि सिर्फ मुकेश अंबानी नहीं तो यहां के तमाम उद्योग जगत के बड़ी बड़ी हस्तियां और छोटे छोटे उद्योगपति भी उनके साथ में खड़े हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि दक्षिण मुंबई में एक मजबूत सांसद मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ हमें भी यह देखना है कि मुकेश अंबानी धन तो बटोर पाएंगे, लेकिन क्या मिलिंद देवरा के लिए वोट बटोर पाएंगे कि नहीं। हमने मिलिंद देवरा से ही बात की है, आइए देखते हैं। पहली बार हमने देखा कि देश के सबसे रईस उद्योगपति मुकेश अंबानी ने मिलिंद देवरा के बारे में पर्सनल लेवल पर पहली बार हमने देखा कि कोई एक वीडियो बनाया और कहा है कि मिलिंद देवरा को वोट दिया जाए। मिलिंद, ये क्या है? ये पॉलिटिकल सपोर्ट हम माना जाए या फिर जो आपका पर्सनल रिलेशन है उनके साथ में उसके चलते? मैं सबसे पहले देखिए, आपसे और आज तक के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप केवल एक इंडिविजुअल को सिंगल आउट मत कीजिएगा। मैंने उस वीडियो में केवल एक बड़े उद्योगपति का नाम नहीं डाला है। मुझे जो सपोर्ट मिला है, क्योंकि दक्षिण मुंबई देश का आर्थिक केंद्र माना जाता है और दक्षिण मुंबई में बड़े उद्योगपति से लेकर छोटे दुकानदार तक, उसमें ट्रेडर्स है, छोटे ट्रेडर्स, मीडियम ट्रेडर्स, वे यहाँ काम करते हैं। उन्होंने इस शहर को और दक्षिण मुंबई को देश का आर्थिक केंद्र बनाया। सभी का सपोर्ट है। सो मैं केवल एक व्यक्ति को इंडिविजुअल सिंगल आउट नहीं करना चाहता हूँ। मेरे लिए मुकेश अंबानी जी का सपोर्ट, उदय कोटक जी का सपोर्ट, जो पान वाला ने मुझे सपोर्ट किया है, जिस महिला ने मुझे सपोर्ट किया है, जिस ट्रेडर ने मुझे सपोर्ट किया है, हर एक का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसलिए मुकेश अंबानी का पूछ रहे हैं क्योंकि आज तक हमने कभी नहीं देखा था कि मुकेश अंबानी अपनी किसी के बारे में अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि ये हमारे मैं इन्हें सपोर्ट करता हूं। जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने भी कभी भी किसी कैंडिडेट को इंडिविजुअल बेसिस पे उन्होंने पार्टी को नहीं सपोर्ट किया। शायद उन्होंने कहा कि हम इस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, अपने कंपनी के माध्यम से या अपने एसोसिएशन के माध्यम से नहीं कर रहे हैं। पहली बार जितने भी लोग हैं उन्होंने पहली बार सपोर्ट किया। क्या जरूरत थी कि इस बार ही, क्योंकि आप पहली बार तो चुनाव यहाँ पर नहीं लड़ रहे हैं। खुद जो उन्होंने देखा है कि दक्षिण मुंबई में एक ऐसी आवाज होनी चाहिए जो हर एक की समस्या, जो मैंने कहा कि मेरे लिए बहुत बड़ी एजेंडा है रोजगार। बाकी लोग भावनात्मक मुद्दे की बात करते हैं, मेरे लिए रोजगार एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब तक हम हमारे देश, जब आप कभी हम राष्ट्र सुरक्षा की बात करते हैं, मैं मानता हूं कि रोजगार एक राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है। यदि हम हमारे युवकों को रोजगार नहीं दे पाएंगे तो एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन सकता है हमारे देश के लिए। एक आर्थिक मुद्दा से लेकर एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। और युवाओं को रोजगार देने में जब तक हम छोटे मध्यम व्यापारियों को भी बढ़ावा नहीं देंगे, उनके हाथों को मजबूत नहीं करेंगे, उन्हें आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, तब तक हम रोजगार और बेरोजगारी की समस्या को पूरी तरह से हल नहीं कर सकते। सवाल इसलिए पूछा गया आपसे, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने सोशल मीडिया तो आप फॉलो करते हैं, आप उस पर भी है।
सवाल ये उठने लगे कि एक तरफ कांग्रेस की तरफ से अनिल अंबानी पर रोज कह रहे हैं। ऑलरेडी मैं जवाब दे रहा हूँ जी, ये देखिए, ये केवल ये मीडिया में या सोशल मीडिया में आपके लिए, मीडिया के लिए या किसी और के लिए एक व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेरे लिए जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया, मैं उन सभी का इक्वली आभारी हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि उस पान वाले ने जो भी, उनका भी जो कंट्रीब्यूशन है मुंबई में और दक्षिण मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी बनाने में, जितना एक बड़ा उद्योगपति का कंट्रीब्यूशन है, जितना एक बड़ा बैंकर का कंट्रीब्यूशन है, सभी का सेम कंट्रीब्यूशन रहता है। पान वाला के पास एक ही एम्प्लॉय होगा, एक ही व्यक्ति को रोजगार देते होंगे, अपने खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। एक छोटा सा ट्रेडर 20-25 लोगों को रोजगार देते होंगे, बड़े बड़े उद्योगपति लाखों लोगों को रोजगार देते होंगे। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं, जो पान वाले हैं, हजारों लाखों की संख्या में काम करते हैं। पान वाला का मैं उदाहरण दे दूं आपको, मैं इस अपॉर्चुनिटी अवसर लेना चाहता हूं, का यूज करना चाहता हूं। हमारे जो चौरसिया समाज है, जो पान का काम करते हैं, हजारों की तादाद में ये काम करते हैं मुंबई में, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। तो व्यापार और मुंबई, और खास करके दक्षिण मुंबई और व्यापार, बहुत ही उनका जो रिलेशनशिप है, जाहिर सी बात है, इसी के लगाव है। आपके वीडियो भी हमने देखा कि बहुत सारे उद्योगपति भी उसमें है। जी। और मैं चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे हो, मीडिया पे हो, आज तक पे हो या ट्विटर पे, लोगों को, उन पान वालों को कॉन्ट्रडिक्शन नहीं जाएगा लोगों के नजर में कि एक तरफ हर सभा में अंबानी नाम किसी अलग तरीके से लिया जाता है और एक, देखिए, हर इंडिविजुअल में अलग अलग एंटिटीज हैं। आज तक और रिपब्लिक भारत में बहुत अंतर है, हर चीज में अंतर है। तो अच्छा, मुकेश भाई और अनिल भाई में अंतर नहीं, हर चीज में अंतर है, हर इंडिविजुअल में अंतर है, आप में और मुझ में अंतर है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपका नाम है इसलिए मैं भी जुड़ गया उस नाम से। बट मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूँ, ये तो कंट्रोवर्सी है। मैं चाहूंगा कि जो प्यार सभी लोगों ने मुझे दिया और सभी व्यापारियों ने मुझे दिया, मैं मानता हूं हर एक व्यापारी का जो प्यार है, जो आशीर्वाद है, मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी चुनावी एक्सप्रेस में महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता बैठे हैं। यहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ हमने मुंबई का पूरा सफर किया। तमाम अलग अलग मुद्दों पर देवेंद्र फडणवीस से दो टूक बात की। उन्हें पूछा कि क्या साध्वी प्रज्ञा को उम्मीदवारी देना सही है। हमने उन्हें पूछा कि वो किसानों के लिए क्या कर रहे हैं और साथ साथ मुंबई और रोजगार के लिए भी क्या कर रहे हैं। देखिए देवेंद्र फडणवीस ने इसी चुनावी एक्सप्रेस में बैठकर क्या बातें कही। फर्स्ट फेज अब हो गया है, अब आपका आज भी प्रचार चल रहा है। दो फेज हो गया है। दो फेज हो गया दो है। फेज हो गया। आपका क्या असेसमेंट है सर? वेयर इज द हाउ अब तक चुनाव कैसा चल रहा है? देखिए, ये जो दो फेज हुए हैं, ये दो फेज से हमारा कॉन्फिडेंस दुगना हुआ है। बिकॉज मुझे लगता है कि दोनों फेज हम स्वीप कर रहे हैं, टोटली स्वीप कर रहे हैं। 18 सीट है सर, कितने सीट बिल्कुल, मिलेंगे? मैं तो ये कहता हूं कि आज तो मैं कह सकता हूं 18 की 18 सीट हमको मिल सकती है। 2-3 सीटों पे ज्यादा फाइट है, लेकिन ऐसी कोई सीट नहीं है कि जो हम ये कह सकते कि हम हारेंगे। आपके पार्टी के अध्यक्ष महाराष्ट्र में आए थे, लातूर में आपकी सभा हुई थी, वहां पर शिवसेना को धमकी दी गई कि अगर साथ में नहीं आएंगे तो कुचल देंगे। क्या शिवसेना आपकी धमकी से डरी है या आपके समझाने से उनको समझ में आ गया कि साथ में नहीं आएंगे तो दोनों की दिक्कतें बढ़ जाएगी? पहली बात तो यह है कि हमारा अलायंस कभी फेल ही नहीं हुआ। इसका कारण यह है, 5 साल हम लोगों ने महाराष्ट्र में साथ में सरकार चलाई, सरकार टूटी नहीं। डिफरेंसेस थे, दो अलग अलग पार्टियां हैं, डिफरेंसेस तो रहेंगे सर। हर बात पे डिफरेंस नहीं, हर बात पे नहीं है सर, हर बात पे डिफरेंस। और ऐसा है, आप लोगों का प्रॉब्लम यह है, हाँ। हमने 100 में से 99 निर्णय साथ में लिए। हाँ। आप कभी दिखाओगे नहीं। कैसे दिखाएंगे सर? हाँ, एक निर्णय अगर सर, एक निर्णय अगर एक निर्णय अगर अलग हुआ, एक निर्णय अगर अलग हुआ तो वो आप दिखाओगे। जो नहीं एक निर्णय, आप सुनिए ना, बात तो सुनिए, ऐसा नहीं, सुनिए, बात तो सुननी पड़ेगी भाई। आपने पूछा है तो सुननी पड़ेगी, बात तो सुननी पड़ेगी। सुन लेते हैं, चलिए। देखिए, हमारी कैबिनेट में एक भी प्रस्ताव वापिस नहीं गया। हमारी कैबिनेट में एक भी प्रस्ताव वोटिंग से नहीं हुआ। कैबिनेट ने 100% प्रस्ताव एक मत से किए, उनके मिनिस्टरों के रहते। सर वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रस्ताव फिर है। भी क्या क्यों उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेटिव है? साहिल, उसके क्यों बाद नहीं? भी क्या कारण है कि उद्धव ठाकरे, आपको बड़ा बुरा लगता है, बीजेपी के हर नेता को बड़ा बुरा लगता है जब राहुल गांधी कहते हैं चौकीदार चोर है। उद्धव ठाकरे ने भी यही बात बोली। अगर सब कुछ इतना स्मूथ है तो उद्धव ठाकरे ने वो बात बोली। फिर एक बार आप लोग जिस प्रकार से बात को ट्विस्ट करते हैं,
उद्धव ठाकरे ने खुद ये कहा हाँ, कि मैं सोलापुर गया, हाँ, सोलापुर में एक खेत में गया, हाँ, उस खेत में वो किसान ने मुझे कहा कि एक वेल है हाँ, जिसने मेरे खेत को खाया। हाँ, तो बोला उन्होंने अपने जबान से कहा है। हाँ। मैंने कहा अरे ये तो चौकीदार चोर हो गया, हाँ। इसको आपने जोड़ दिया मोदी जी से। सर ये उन्होंने बहुत कभी बढ़िया है। सर उन्होंने बहुत कभी बढ़िया नहीं है। कहा, सर, उन्होंने लेकिन कभी सर, नहीं कहा। सर ये बहुत बढ़िया है। अरे भाई आप अच्छा एक सर, मिनट लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसमें थोड़ा problem आप बड़े माहिर हैं। एक मिनट आप उद्धव ठाकरे मैं जो उद्धव ठाकरे ने कहा वो सही मानू कि आप कहे वो सही मानू? नहीं, उद्धव ठाकरे आप जो नहीं बोला- है ना, नहीं। आप उद्धव ठाकरे थोड़ी है, आप भी नहीं है। जो उद्धव जी ने कहा वो सही मानू, अच्छा आप अच्छा कहे वो सही मानू? एक बात बताइए, चलिए हम 2-3 स्टेटमेंट्स लेते हैं। हाँ। एक तो सबसे पहले हर चीज पे मतलब हम लेते हैं अरे बड़े वो तो चला गया ना भैया, अभी तो सर हम साथ अभी हैं ना। अभी साथ सामना हैं में ना। आडवाणी जी ने चिट्ठी लिखी थी उसके बाद उसके बाद उन्होंने कहा कि अब भीष्म पितामह ने मुंह अरे खोल दिया सामना है। पेपर है। भारतीय सामना न्यूज़पेपर है। शिवसेना का है सर। नहीं न्यूज़पेपर है, शिवसेना का है। न्यूज़पेपर है। हाँ, उद्धव ठाकरे ने अपने मुंह से बोला क्या? जो सर, उद्धव जी संपादक है। उद्धव जी नहीं उद्धव जी ने तो बोला ये क्या? मान ले हम अभी मेट्रो से यहाँ पर जा रहे थे, जाते जाते इतना बता दीजिए कि मेट्रो 2020 तक हो जाएगा ना? देखिए 2020-21 तक? हाँ 20, 21 और 22 ऐसे 3 सालों में ये पूरी हो जाएगी। जो काम हमने शुरू किया है, हाँ। फर्स्ट फेज जो है वो 20 में कंप्लीट होगा, सेकंड 21 में होगा, थर्ड 23 में होगा, 22 में होगा, और कुछ फेज जो अभी जिसका हमने टेंडर निकाला है वो 24 में होगा। तो मुंबई के समुद्र किनारे पर इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मुंबई शहर, इतना बड़ा शहर, कैसे यहाँ पर सफाई होती होगी? हर बार बीएमसी को लोग कोसते हैं कि बीएमसी साफ सफाई नहीं करती। अगर शहर में इतनी गंदगी तो इस बीच पर क्या गंदगी होगी? लेकिन एक शख्स है जो मुंबई में तमाम तकलीफों के बावजूद हर रविवार बीच पर पहुंच जाता है और एक ड्राइव शुरू करता है, नाम देता है बीच क्लीनिंग ड्राइव। आइए देखते हैं इस शख्स की जद्दोजहद और इसकी कहानी। सुबह के 6:30 बजे वॉलंटियर्स का यह जत्था पहुंच चुका है मुंबई के वर्सोवा बीच। तफरी करने वाले हजारों आते हैं, मगर ये आए हैं इस जगह को इस लायक बनाने कि लोग फुर्सत के पल यहां सुकून से गुजार सकें। इस ग्रुप की अगुवाई करते हैं वकील और सामाजिक कार्यकर्ता अफरोज शाह। When you read about your freedom fighters, you know, being a law student, I read about them and I saw law in motion at the court. I work as a counsel at Bombay High Court. तो लगता है कि कुछ उन्होंने किया तो हम भी थोड़ा थोड़ा कुछ करें। तो जब और खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स, कई लोग जानते नहीं हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा तो बड़ी लंबी चौड़ी 3 साल तक डिबेट चली आपस में, और वो आइडियाज़ एक्सचेंज, वो थॉट प्रोसेस एक्सचेंज, लाजवाब एक्सचेंज था, और वो आइडियाज़ यही था कि हम देश के लिए कुछ करें। अफरोज ने इस काम को मानो जुनून बना लिया है। पिछले 3 साल से वो बीच की साफ सफाई के काम में लगे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 से। ये उनका अथक प्रयास ही है जिसने इस किनारे से किनारा करते जा रहे लोगों को इसकी ओर फिर से आकर्षित किया है। विडंबना देखिए कि इस नेक काम में भी हजारों बाधाएं आईं। यहाँ तक कि गंभीर धमकियां भी दी गई। देखिए, इसको, ये जर्नी को मैं डेट बोलता हूँ। आप प्यार में जब होते हैं पंकज, अब आपको पता है चैलेंज नहीं होता, बट ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा होता है, बट चैलेंज कुछ नहीं। देखिए, ये मानसिकता है, आप ये कचरे से डील नहीं कर रहे। कई लोगों का मानना है ये कचरा का प्रॉब्लम है। आई विश ये कचरे का प्रॉब्लम होता। अगर कचरे का होता तो टेंडर लेके आ जाओ, एजेंसी अपॉइंट कर दो, मशीन ला दो, खत्म हो जाता। अभी जैसे आप मेरे से बात कर रहे थे, मैं कम से कम 7 लोगों को अभी रोका जो वो खुले में शौच करने जा रहे हैं वर्सोवा के बीच में। अब इतनी बड़ी मुहिम चली, 80% रिडक्शन है, बट वो 20% आज भी खुले में शौच करने। और उनसे पूछो तो बोले बॉम्बे में अब भी आया। उनका पहला लाइन है, मैं बोला कितना टाइम हो गया बॉम्बे में? बोला 2 महीना। कहाँ से? यूपी से। कहाँ से? बिहार से। कहाँ से? आंध्र से। माइग्रेंट वर्कर्स है, उनको भी नहीं समझ में आता बॉम्बे में आने की क्या बात क्या करें। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें डे टू डे अफेयर्स में होती रहेंगी और होती भी रहनी चाहिए। उनको भी कुछ सीखने मिलता है और मेरे को भी कुछ मिलता है। लोग जुड़ते रहे, कारवां बनता रहा, कारवां बढ़ता रहा, मेहनत चलती रही और लाते लाते ये मेहनत इस कदर रंग लाई कि अपने साथ यूनाइटेड नेशंस का अर्थ अवार्ड भी ले आई। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, मगर अफरोज हर सुबह आपको यहीं मिलेंगे। ये मिशन अब इनकी जिंदगी का मकसद है। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी से एक बात तो साफ हो गई कि सिर्फ एक आदमी की इच्छा शक्ति से भी बदलाव लाया जा सकता है। बस जरूरत है एक निश्चय करने की। कैमरा पर्सन राजू रेवणकर के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।
मुंबई की ये स्काई लाइन ऊंची ऊंची इमारतों से भरी हुई है, लेकिन यही मुंबई नहीं है। मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी भी दिखाई देती है। धारावी का नाम तो आपने सुना होगा। जैसे मुंबई ऊंची इमारतों का शहर है, उसी तरीके से झोपड़ियों का भी शहर है, झुग्गियों का भी शहर है। हम ऐसे ही धारावी में पहुंचे चुनावी एक्सप्रेस लेकर। वहां के कुछ रंग आप देख के हैरान हो जाएंगे। मुंबई के बिल्कुल मध्य में अगर आप एयरपोर्ट से उतरोगे तब भी आपको धारावी दिखाई देगी। 535 एकड़ के इलाके में 10 लाख से ज्यादा की आबादी। हर चुनाव के पहले हर सरकार कोई ना कोई नई स्कीम लेकर आती है। विलासराव देशमुख ने धारावी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई। पृथ्वीराज चव्हाण ने सेक्टर 7 को एक मॉडल सेक्टर की तरह डेवलप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मंगवाए, टेंडरिंग किया और अभी की सरकार ने रीडेवलपमेंट के लिए टेंडर्स देना शुरू भी किया है। लेकिन अब भी धारावी वैसे की वैसी ही है। और मेरे साथ है ओल्ड ब्रदर्स। इन्होंने भी अपने कुछ गाने बनाए हुए हैं रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर, कैसे वो जीते हैं मुंबई में और किस तरीके से जिंदगी से उभरने की उनकी कोशिश है। ओल्ड रैपर्स, आप लोग शुरू हो जाओ। Here we go. हाँ चल सोच सोच कुछ हट के सोच, खाता कमाता ये जीता है रोज, करना कुछ हट कर तो रख बलता सोच, कुछ हट के सोच ये कुछ हट के सोच। हाँ चल सोच सोच कुछ हट के सोच, खाता कमाता ये जीता है रोज, करना कुछ हट कर तो रख बलता सोच, कुछ हट के सोच ये कुछ हट के सोच। हाँ यो अन्याय बढ़ते जा रहे, कर्मचारी घर बैठे खा रहे, क्यों लाचार है जमाना, सबको जिद में है कमाना, हर मुश्किल बीते हर लम्हे मेरे सांसों से जुड़ी हर कसमें बर्बाद के और खींच गया, फिर गलतियों से ये दिन सुधरी शुरुआत, सब वो रूट गए फिर अंत समय पर छोड़ चले नादान, वो थे सड़कों पे जो आंसुओं से अपनी प्यास बुझाते रात, ये अंधेरा चांद शक्ति मुझ पे और भक्त दुनिया ये ख्वाब, ये नशे की बाजार खूनिया की और मुस्कुराता हुआ चेहरा, पर मैं वक्त से न अब ठहरा, मैं तो जिंदा जीव एक जहर, हर सवेरा बस उठ के मैं ठहरू, बातें मेरी ये दिल कह गहरे क्या या आपने देखा कि 40 साल से लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग छोटी छोटी गलियों में। अपना रोना अभी भी उनका वैसा ही है। हर चुनाव में एक जरूर है कि वोट तो जरूर डालने जाते हैं, लेकिन कुछ खास बदलाव नहीं होता है। लेकिन धारावी के आप बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि मुंबई हर रोज बदल रही है। हर रोज हम देख सकते हैं कि मुंबई में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं। वहां पर भी हम चलेंगे कि बाहर की मुंबई कैसे बदल रही है, लेकिन इन गलियों में मुंबई अभी तक बदलने का नाम नहीं ले रही। तो मुंबई में इस समुंदर किनारे के साथ हमारा ये चुनावी सफर, महाराष्ट्र का चुनावी सफर यहां पर खत्म हो रहा है। लेकिन अब ये चुनाव एक्सप्रेस पहुंचेगी मध्य प्रदेश, जहां पर सबसे पहला चरण होगा इंदौर से मेरे सहयोगी सईद अंसारी के साथ। और वहां के चुनावी रंग, मुद्दे और बाकी सारी चीजें लेकर सईद अंसारी आपके सामने हाजिर होंगे।